अक्सर ये माना जाता है कि किसी राज्य का विकास ना एक ठेकेदार के काम जैसा होता है। मतलब सड़कें बिछा दी, पुल बना दिए, कुछ चमचमाती इमारतें खड़ी कर दी और हो गया विकास। लेकिन क्या हो अगर असल विकास एक कन्वेयर बेल्ट की तरह हो? एक कन्वेयर बेल्ट? अच्छा, ये काफी दिलचस्प नजरिया है। हाँ, मतलब एक ऐसी संवेदनशील मशीन जहां एक सिरे से समाज का सबसे वंचित और भूखा व्यक्ति अंदर जाता है और दूसरे सिरे से एक आत्मनिर्भर उद्यमी बाहर निकलता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मशीनरी को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो कोई आम सरकारी रिपोर्ट नहीं है। एकदम सही। आज हम जिस दस्तावेज पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है झारखंड की प्रमुख योजनाएं, विकास का 3D विजन। इसमें 2006 से लेकर 2022 तक की 19 अलग-अलग योजनाओं का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हाँ, और जो भी लोग जेपीएससी या जेएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बस राज्य के विकास मॉडल को समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की ये चर्चा ना एक तरह से एकदम अचूक शॉर्टकट होने वाली है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। अब 19 योजनाओं का नाम एक साथ सुनकर किसी को भी डर लग सकता है। हाँ, लिस्ट बहुत लंबी लगती है सुनने में। वही तो। लेकिन इस दस्तावेज में ना इन्हें विकास के 4 मुख्य स्तंभों में बहुत खूबसूरती से बांटा गया है। पहला है कृषि और पर्यावरण, दूसरा शिक्षा और युवा, तीसरा है रोजगार और उद्यम, और चौथा स्वास्थ्य, आवास और कल्याण। और देखिए, यही वर्गीकरण इस दस्तावेज की सबसे बड़ी ताकत है। ये सिर्फ 19 योजनाओं की कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक राज्य को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। जब हम इन 4 स्तंभों को गहराई से देखते हैं तो ये योजनाएं सिर्फ सरकारी आदेश नहीं लगती। तो क्या लगती हैं? ये उसी कन्वेयर बेल्ट के अलग अलग पुर्जों की तरह काम करती नजर आती हैं, जहां हर पुर्जा एक खास सामाजिक या आर्थिक समस्या को सुलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। अरे वाह! तो आइए सबसे पहले इस 3D इमारत की नींव की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, विकास की कोई भी इमारत तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक उसकी नींव मजबूत ना हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ मुझे मनोविज्ञान के एक बहुत मशहूर सिद्धांत की याद आ रही है, मैस्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम, मतलब मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, जो बताता है कि बुनियादी जरूरतें सबसे पहले आती हैं। एकदम। इंसान सबसे पहले अपनी शारीरिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतें पूरी करता है, उसके बाद ही वो शिक्षा या कुछ बड़ा हासिल करने के बारे में सोच सकता है। सही कहा। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी भूखे या बेघर इंसान से स्टार्टअप शुरू करने की उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा या व्यापार की बात करने से पहले राज्य द्वारा रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करना सबसे लॉजिकल है। और इस बात को ना जमीनी हकीकत से जोड़ के देखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़े तो 2011 में शुरू की गई दाल भात योजना को ही देख लीजिए, जिसमें सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलता है। हाँ, मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन। अब ये सिर्फ एक रियायत नहीं है। कुपोषण और भूख सीधे तौर पर एक मजदूर की प्रोडक्टिविटी को गिराते हैं। जाहिर है। मात्र 5 रुपए में भोजन मिलना ये पक्का करता है कि हताशा में होने वाला जो पलायन है, जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, वो रुके। बिल्कुल। और सिर्फ खाना ही नहीं, काम भी तो चाहिए। वही तो। इसी तरह 2006 में शुरू हुआ मनरेगा, जो 100 दिन का गारंटीड रोजगार और 200 से 300 रुपए तक की दिहाड़ी देता है, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बुनियादी क्रय शक्ति यानी परचेसिंग पावर डालता है। हाँ, मतलब जब हाथ में थोड़ा पैसा होता है तभी तो लोकल मार्केट चलते हैं। ये 5 रुपए में भोजन और पक्की छत देना असल में अर्थव्यवस्था का पहला गियर है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बात सिर्फ दिहाड़ी और भोजन पर खत्म नहीं होती। दस्तावेज में आवास और स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत क्लियर विजन है, जैसे 2016 की बिरसा आवास योजना। हाँ, घर बनाने के लिए। जी। इसके तहत गरीबों को पक्का घर देने के लिए 1,20,000 से लेकर 1,30,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दिहाड़ी मजदूर के पास रहने को सुरक्षित छत ना हो तो एक मॉनसून उसके जीवन भर की बचत को मिट्टी में मिला सकता है। एकदम सच। और फिर स्वास्थ्य की बात करें तो 2018 में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना आई, जो गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की मदद देती है। और देखिए, यहीं पर ये नीतियां एक सुरक्षा चक्र, सेफ्टी नेट का रूप ले लेती है। इस गंभीर बीमारी योजना का अर्थशास्त्र समझना बहुत दिलचस्प है। ग्रामीण भारत में सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे तब खिसकते हैं जब परिवार में कोई बहुत बीमार पड़ता है। हाँ, इलाज का खर्च तो कमर तोड़ देता है।
बिल्कुल। वो पीढ़ियों तक चलने वाले कर्ज के जाल में, डेट ट्रैप में धकेल देता है। तो ये जो 5 लाख रुपए तक की मेडिकल हेल्प है ना, ये असल में उस कर्ज के जाल को काटने का औजार है। क्या बात है। जब ये बुनियादी सुरक्षा मिल जाती है, तभी कोई परिवार अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की आजादी पाता है। सही बात है। और भविष्य की बात करें तो जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम उस भविष्य को सुरक्षित करना होता है। बिल्कुल। इस दस्तावेज का जो दूसरा खंड है ना, वो इसी पाइपलाइन को तैयार करता है। मतलब स्कूल जाने वाली एक बच्ची से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा तक की एक पूरी यात्रा। और यहाँ दस्तावेज में दिए गए वर्षों पर, ईयर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। शुरुआत होती है 2010 की साइकिल योजना से, जहां स्कूल पहुंचने के लिए फ्री साइकिल या फिर 3 से 5 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। और फिर 2015 में ई कल्याण योजना आती है। जी, जो 1000 से लेकर 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप देती है। देखिए, साइकिल योजना ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, तो और क्या है? ये भौगोलिक बाधाओं को पार करने का एक सामाजिक उपकरण है। दूर दराज के इलाकों में जहां स्कूल कई किलोमीटर दूर होते हैं, वहां एक साइकिल ड्रॉप आउट रेट को बहुत तेजी से कम कर सकती है। हाँ, बच्चा आसानी से स्कूल पहुंच पाएगा। बिल्कुल। और जब बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, तो ई कल्याण योजना की जो स्कॉलरशिप है, वो उस पढ़ाई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाती है। और यहाँ बालिकाओं के लिए जो योजनाएं बनी है ना, उनका स्ट्रक्चर विशेष रूप से ध्यान खींचता है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 2017 में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई। इसमें बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए किश्तों में कुल 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। और इसके बाद 2019 में सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई। ये वाली योजना तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। इसके तहत कक्षा 8 से 12 तक की बच्चियों को 2,500 से 5,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। और जब वो 18 साल की हो जाती हैं, तो उन्हें 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता मिलती है। मतलब कुल मिलाकर 40,000 से ज्यादा का लाभ। हाँ, और इसी पीढ़ी के लिए अंत में 2021 में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आती है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए 15 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जिस पर सरकार सब्सिडी देती है, यानी कम ब्याज दर। बिल्कुल। तो क्या ये पूरी व्यवस्था सरकार की एक बहुत ही सचेत कन्वेयर बेल्ट रणनीति नहीं लगती? लगती है। और ये नीतियां बनाने का एक बहुत ही आधुनिक तरीका है। इसे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? सावित्रीबाई फूले योजना का ही उदाहरण ले लीजिए। पैसा एक साथ नहीं दिया जा रहा है ना। हाँ, इसे कक्षा 8 से 12 तक किश्तों में बांटा गया है। हाँ, हर साल थोड़ा थोड़ा। इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक उद्देश्य है, बाल विवाह को रोकना और बच्चियों को स्कूल में बनाए रखना। ओहो, अब समझ आया। हाँ, जब परिवार को पता होता है कि बच्ची के स्कूल में रहने पर हर साल आर्थिक लाभ मिलेगा और 18 साल की होने पर एक बड़ी रकम मिलेगी, तो ये सीधा सीधा बाल विवाह के खिलाफ एक फाइनेंशियल इंसेंटिव बन जाता है। क्या बात है, ये तो एक मुश्त लाभ बांटने से कहीं आगे की सोच है। बिल्कुल, ये एक मुश्त रकम से बदलकर क्रमिक लाभ के जरिए समाज की मानसिकता को बदलने का प्रयास है, जो ड्रॉप आउट रेट को कम करने का एक अचूक तरीका है। ये एक बहुत ही मजबूत पॉइंट है। और अंत में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए जो 15 लाख का लोन है, वो इस पाइपलाइन का अंतिम सिरा है, जो ये पक्का करता है कि पैसे की कमी के कारण कोई भी होनहार छात्र हायर एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। सही कहा। तो अब हमारे पास एक ऐसा युवा वर्ग है जिसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं और जो शिक्षित भी है। तो अब आगे क्या? वही तो, शिक्षा के बाद तो आजीविका और रोजगार चाहिए। लेकिन दस्तावेज का जो तीसरा चरण है, वो ये साफ करता है कि रोजगार और विकास पर्यावरण की कीमत पर नहीं आने चाहिए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल बैलेंस है। हाँ, ये अंतिम चरण प्रकृति के संरक्षण और उद्यमशीलता को एक साथ जोड़ता है। और अक्सर ना, आर्थिक विकास और पर्यावरण को एक दूसरे के दुश्मन की तरह देखा जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि कारखाने लगाने हैं तो जंगल काटने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, आम धारणा तो यही है। लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इस दस्तावेज में दर्ज योजनाएं इस धारणा को चुनौती देती हैं। एकदम सही। प्रकृति और आजीविका को जोड़ने के लिए 2020 में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लाई गई, जिसका मेन गोल है तालाब और कुआं बनाकर जल संरक्षण करना। और उसी साल बिरसा हरित ग्राम योजना और झारखंड हरित योजना भी आई, जो पौधारोपण को बढ़ावा देती हैं। और इनका सबसे अनूठा पहलू क्या है पता है? क्या?
इनमें काम करने वालों को सिर्फ मजदूरी ही नहीं मिलती, बल्कि निर्माण या पौधारोपण का पूरा खर्च भी सरकार उठाती है। मतलब नीलांबर पीतांबर जैसी योजनाएं एक तीर से दो निशाने लगा रही हैं, जल संरक्षण भी और स्थानीय मजदूरी भी। खेती लायक बना रही हैं। जब एक ही काम से पानी का स्तर ऊपर उठता है, हरियाली बढ़ती है और साथ ही गांव के लोगों को अपने ही इलाके में मजदूरी मिल जाती है, तो ये पलायन को जड़ से रोकता है। मतलब पर्यावरण संरक्षण खुद एक आर्थिक गतिविधि बन गया। एकदम सही पकड़ा आपने। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में सीधे राहत की भी व्यवस्था है। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किसानों को अधिकतम 25,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। और खेती क्योंकि मौसम पर निर्भर है, तो सूखे के लिए भी कुछ होगा? हाँ बिल्कुल। अगर सूखा पड़ जाए तो सुखाड़ राहत के तौर पर 3500 रुपए की सीधी नगद सहायता किसानों के खातों में पहुंचाई जाती है, मतलब डायरेक्ट कैश। ये संकट के समय तुरंत मदद पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका है। और देखिए, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात हो रही हो ना, तो महिलाओं की भागीदारी के बिना तो कोई भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता। सही कहा। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दस्तावेज में 2 बहुत ही मजबूत योजनाएं दिखाई देती हैं। कौन सी? पहली है 2020 की फूलो झानो आशीर्वाद योजना। इसमें महिलाओं को मुर्गी पालन जैसे स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया है। और इसे और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए 2017 की जोहार योजना है। इसका लक्ष्य किसानों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आय को बढ़ाना है। इसमें लाखों रुपए तक की परियोजनाएं शामिल होती हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि महिलाओं के हाथों में आने वाला पैसा ना सीधे परिवार के पोषण और बच्चों की शिक्षा में इन्वेस्ट होता है। ये बात तो कई स्टडीज में भी साबित हो चुकी है। बिल्कुल। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लाखों रुपए के प्रोजेक्ट से जोड़कर राज्य महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी या बेनिफिशियरी की श्रेणी से निकाल रहा है। तो उन्हें क्या बना रहा है? अर्थव्यवस्था की सक्रिय भागीदार, एक्टिव पार्टिसिपेंट। छोटी पूंजी से लेकर बड़े बाजार तक की पहुंच देना, असल में यही सच्चा सशक्तिकरण है। क्या बात है। चलिए अब इस कन्वेयर बेल्ट के सबसे आक्रामक और दिलचस्प हिस्से पे आते हैं, रोजगार सृजन। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। 2016 में झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत हुई, जो युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और साथ में स्टाइपेंड देता है। हाँ। लेकिन दस्तावेज की जिस योजना ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है 2021 की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसमें क्या खास है? इसके तहत नया बिजनेस शुरू करने के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और जरा ध्यान से सुनिएगा, इस पर 40% तक की भारी सब्सिडी है। 40%? ये तो आर्थिक नीति में एक बहुत बड़ा और साहसिक बदलाव है। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात बहुत अजीब लग रही है और इस पे थोड़ा संदेह भी है मुझे। क्या हुआ? 25 लाख के लोन पर 40% की सब्सिडी का मतलब है कि अगर कोई 25 लाख का बिजनेस शुरू करता है तो सरकार 10 लाख रुपए अपनी तरफ से माफ कर रही है। हाँ, गणित तो यही कहता है। तो ये तो सीधा सीधा खजाना लुटाने वाली बात लग रही है ना। इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेना सरकार का काम कब से हो गया? राज्य सरकार कोई रिस्क लेने वाला एंजल इन्वेस्टर थोड़ी है जो नए स्टार्टअप्स पर दांव लगाए। देखिए, सतही तौर पर ना ये पैसे लुटाना या बहुत बड़ा जोखिम ही लग सकता है। तो और क्या है ये? लेकिन इसे आपको एक एंजल इन्वेस्टर के नजरिए से ही समझना होगा। दशकों से सरकारी नीतियों की जो मानसिकता है वो सिर्फ अनुदान बांटने या कुछ सरकारी नौकरियां पैदा करने तक ही सीमित रही है। हाँ, ये तो है। लेकिन कोई भी राज्य सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे अपनी पूरी युवा आबादी को रोजगार नहीं दे सकता। जब सरकार 40% की सब्सिडी देती है तो वो वास्तव में ये मैसेज दे रही है कि आप जोखिम उठाइए, अपना उद्यम शुरू कीजिए, हम आपके साथ एक इन्वेस्टर की तरह खड़े हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैसा खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, अगर वो 25 लाख का उद्यम सफल हो जाता है तो वो युवा केवल खुद के लिए आजीविका नहीं कमाता, बल्कि कम से कम 4-5 और लोकल लोगों को रोजगार देता है। अरे हाँ, जॉब क्रिएटर बन जाता है वो। वही तो। स्किल डेवलपमेंट मिशन से जो युवा प्रशिक्षित होकर निकल रहे हैं, उन्हें अपना हुनर आजमाने के लिए पूंजी तो चाहिए ना। रोजगार सृजन योजना वही पूंजी उपलब्ध कराती है। ये अनुदान बांटने की पुरानी मानसिकता से निकलकर राज्य में उद्यमशीलता का इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। वाव,
ये विश्लेषण तो इन सभी 19 योजनाओं को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि 2006 से लेकर 2022 तक के जो माइलस्टोन्स हैं, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख है या रटने वाले आंकड़े नहीं हैं। हाँ, ये एक राज्य के क्रमिक विकास की बहुत ही लॉजिकल कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो रोटी और रोजगार से शुरू होकर शिक्षा और पर्यावरण से गुजरती हुई स्टार्टअप्स और उच्च शिक्षा तक पहुंचती है। सही कहा। और जो भी सीखने वाले या परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग इसे सुन रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि इन 19 योजनाओं को अलग-अलग रटने के बजाय इस 3D फ्रेमवर्क और 4 स्तंभों के लॉजिकल क्रम को याद रखें। बिल्कुल। जब ये समझ में आ जाता है कि किसी भूखे व्यक्ति को सीधे 25 लाख का लोन नहीं दिया जा सकता, उसे पहले दाल भात योजना और मनरेगा की जरूरत है, या जब ये समझ आ जाता है कि साइकिल योजना के बिना ई कल्याण स्कॉलरशिप का कोई मतलब नहीं है, तो सारी डेट्स और अमाउंट्स खुद ब खुद एक कहानी की तरह दिमाग में फिट हो जाते हैं। क्योंकि क्यों का जवाब मिलते ही क्या और कब याद रखना बहुत आसान हो जाता है। नीतियों को रटा नहीं जाता, उन्हें समाज की जरूरतों के संदर्भ में समझा जाता है। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। आज